बिहार प्रदेश जनता दल युवा चिकित्सा सेवा प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर एलवी सिंह की तरफ से आप सबको बहुत बहुत नमस्कार। आप सभी का फेसबुक लाइव संडे संवाद में फिर से स्वागत है। इस संवाद कार्यक्रम के जरिए हम आपका हालचाल जानते हैं और अपने बिहार से जुड़े कुछ जरूरी मुद्दों पर चर्चा करते हैं। आप सबके सुझाव में हमें मिलते रहते हैं। इन सुझावों, सहयोग और भरोसे के लिए आप सभी को धन्यवाद देते हुए हम लोग आज की बातचीत शुरू कर रहे हैं। सबसे पहले तो आपसे अनुरोध है कि कोरोना संक्रमण का खतरा अभी टला नहीं है। अभी जब भी घर से बाहर से निकले, मास्क लगा के निकलें, गमछा बांध के निकलें, 2 गज की दूरी बनाए रखें, हर जगह साफ सफाई का ध्यान दें। कोरोना से बचाव का प्रभावी उपाय यही है, सभी लोग एक दूसरे का ध्यान रखें। अगर कोई बीमार पड़ते हैं तो उनकी उचित इलाज करावें। और सबसे बड़ी बात है कि जो हम लोग यहाँ बुजुर्ग हैं, 65 वर्ष से उम्र से अधिक के, गर्भवती महिलाएं हैं, बच्चे हैं 10 वर्ष से कम, उनका विशेष ध्यान रखने की जरूरत है। आप सभी जानते हैं कि अभी विधान परिषद के माननीय सभापति जी कोरोना से ग्रसित हो गए, उनके परिवार के भी, और सभी माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय अध्यक्ष महोदय बिहार विधानसभा, सभी अपने जांच करवा रहे हैं। इसी से आप इस परिस्थिति का अंदाज लगा सकते हैं कि कितनी भीषण स्थिति है, इसलिए आपको सावधान होने की जरूरत है। और सबसे बड़ी बात, अभी जो आप कुछ 2 दिन से सुन रहे हैं, लालू के लाल बोल रहे हैं, बोल रहे लालू के लाल भूल जाओ कुशासन काल। तो बिहार को 15 वर्षों तबाह करने वाले परिवार के लाल अब माफी मांग रहे हैं। लालू के लाल कह रहे हैं कि भूल जाओ कुशासन काल, लेकिन बिहार की जनता उन लोगों को कैसे माफ कर सकता है जिन्होंने सत्ता के नशे में चूर होकर पूरी एक पीढ़ी के जीवन में दुख, तकलीफ, असुरक्षा, अशिक्षा, गरीबी, भ्रष्टाचार जैसे अनेक समस्याएं भर दी। आज माफी मांगने वाले उसी अराजकता और कुशासन के प्रतीक हैं जिनके कुशासन काल को बिहार का काला अध्याय कहा जाता है। कुशासन काल को भूल जाने की बात कहने वाले की पहचान सिर्फ इतनी ही है, ये उसी राजनीति की उपज हैं जिनके काले कारनामों से की सजा बिहार की जनता लंबे समय तक भुगता है। माफी मांगने वाले लालू के लाल उसी कुशासन काल की पृष्ठभूमि से आज यहाँ तक पहुँचे हैं, जिनके कुशासन काल में कारोबारी बिहार छोड़कर भाग गए। कोई डॉक्टर बिहार में नहीं रहना चाहते थे, जो पूंजी निवेश बिहार में हो सकता था वह दूसरे राज्यों में चला गया। माफी मांगने वाले के परिवार के कुशासन काल का ही परिणाम है कि जब देश में आर्थिक सुधारों के बाद हर राज्य में उद्योग धंधे की स्थापना हो रही थी, पूंजी निवेश बढ़ रहा था, मल्टीनेशनल कंपनियां स्थापित हो रही थी, लोगों के लिए नए रोजगार के अवसर मिल रहे थे, तब बिहार में होना तो पूंजी, कुशल श्रमिकों इत्यादि का पलायन हो रहा था। माफी मांगने वाले लाल के परिवार कुशासन काल की वजह से बिहार के लाखों लोगों को छोटे मोटे काम के लिए अन्य राज्यों में जाना पड़ा। भगवान राम का वनवास तो सिर्फ 14 साल का था, लेकिन माफी मांगने वाले परिवार का कुशासन काल तो बिहार में उससे भी लंबा समय तक रहा है। माफी मांगने वाले किन किन बातों की माफी मांगेंगे? उन लोगों से जिन्होंने उनके परिवार के कुशासन काल के दौरान हुए नरसंहारों, नृशंस हत्याकांडों, अपने परिजनों को खो दिया, उनसे जिनकी जिंदगी उन लोगों ने लालटेन जुग में धकेल दी, उनके जिनके काम धंधे छिन गए, उनसे जिनको अशिक्षा का दंश झेलना पड़ा, उनसे जिनको गरीबी के दुष्चक्र में उलझना पड़ गया, उनसे जिनकी अपनी जान बचाकर बिहार छोड़ के भागना पड़ा, उनसे जो शिकार बने, किन किन लोगों से माफी मांगेंगे? बिहार के लोग तारीख के उन पन्नों को याद करके कांप उठते हैं। कौन माफ करेगा? कौन चाहेगा कि बिहार में वह दौर फिर से लौट आए? पति पत्नी राज में बिहार की क्या स्थिति थी उससे आप सभी वाकिफ हैं।
आप पूरे बिहार में बात करके देखिए, लोग उस राज की कल्पना करके आज भी कांप उठते हैं। अराजकता, भय, अपहरण, नरसंहार, जंगल राज, भ्रष्टाचार, सड़कों के नाम पर गड्ढे, लालटेन युग, महिलाओं की बदतर स्थिति, अशिक्षा, भयानक गरीबी से पति पत्नी राज के कुछ उल्लेखनीय योगदान रहे हैं। अब तो बिहार में 15 वर्षों तक राज भोगने वाले परिवार के एक लाल अपने ही परिवार की पहचान से पीछा छुड़ा रहे हैं। यह कितनी बड़ी विडंबना है। वह अपने ही परिवार के शासन काल के लिए आजकल माफी मांगते फिर रहे हैं, और वह कौन नहीं जानता है कि परिवार ही उनकी पहचान है, बाकी उनकी न तो कोई योग्यता है न ही कोई योगदान। आज वह जो भी है उसके पीछे केवल और केवल उनका परिवार ही है। उनका परिवार बिहार में 15 साल तक सत्ता में न रहा होता तो वह कहाँ होते, वह बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन अब वह विरासत से पीछा छुड़ा रहे हैं। जो शख्स अपने परिवार की पहचान से पीछा छुड़ा सकता है, उसे जनता से पीछा छुड़ाने में कितना वक्त लगेगा, आसानी से अंदाजा लगाया जा सकता है। बहुत और मेहनत और संघर्ष के बाद माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने बिहार को आज उस जगह पर ला खड़ा कर दिया है जहां लोगों में सुरक्षा का भाव है, भविष्य को लेकर उम्मीदें हैं, तरक्की के नए पथ पर चलने की चाह है, एक स्वाभिमान है, एक मुस्कान है। आज बिहार की विकास दर 11.3% है। पूरे बिहार में घर घर तक बिजली पहुंच गई है, लालटेन की जरूरत खत्म हो चुकी है। शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में किए गए बड़े निवेश और क्रांतिकारी सुधार से जमीन पर हालात बदले हैं। इससे आर्थिक और सामाजिक रूप से सबसे निचले पायदान पर खड़े परिवारों को सबसे ज्यादा फायदा हुआ है। साइकिल पर समूहों में स्कूल जाती लड़कियों की सुखद तस्वीरों ने देश में ही नहीं दुनिया भर में तारीफी बटोरी है। पटना मेडिकल कॉलेज पीएमसीएच को दुनिया का सबसे बड़ा अस्पताल बनाया जा रहा है। करीब 5,500 बेड का इस अस्पताल सभी विश्व स्तरीय अस्पताल की सुविधाएं होगी। शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र में कामों के चलते बिहार में काफी लोगों को रोजगार मिला है। प्रत्यक्ष तौर पर शिक्षकों, डॉक्टरों, नर्सों और स्कूली और इस अस्पतालों के संचालन में सहयोग करने वाले अन्य स्टाफ को नौकरियां मिली है। साथ ही शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम होने से इससे जुड़े कई अन्य क्षेत्र भी विकसित हुए हैं जिनमें काफी लोगों को काम मिला है। स्कूलों, अस्पतालों के निर्माण कार्य में काफी लोगों को लगातार रोजगार मिल रहा है। ये साफ तौर पर समझा जा सकता है कि जब शिक्षा और स्वास्थ्य से जुड़े संस्थान स्थापित होते हैं तो इससे जुड़े अनेक क्षेत्रों का विकास होता है और उसमें अनेक लोगों के लिए रोजगार के अवसर उपलब्ध होते हैं। नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे के साथ साथ हर गांव तक सड़कों को जाल बिछाया जा चुका है। पूरे राज्य में बड़े बड़े पुलिया, बाईपास इत्यादि पर विशेष ध्यान दिया गया, जिससे कि लोगों का आवागमन बहुत आसान हुआ है। इतनी ही नहीं, अभी तो राज्य के किसी भी इलाके से पटना आने में सिर्फ 5 घंटे लगते हैं, उसको भी कम करने का प्रयास है। शानदार सड़कों के निर्माण का प्रभाव वाहन उद्योग पर साफ तौर पर दिखाई देता है। बेहतरीन सड़कें बनी तो वाहनों की बिक्री में करीब 700% गाड़ियों का इजाफा हुआ। सड़क, पुल, सिंचाई जैसी आधारभूत परियोजनाओं में होने वाले निर्माण कार्यों से लोगों को बड़े पैमाने पर लगातार रोजगार मिला है। साथ ही गांव-गांव तक सड़कों का जाल बिछने में गांव देहात के अनेक उत्पादों की पहुंच शहरों तक होने लगी है। उससे ग्रामीण इलाकों में रहने वालों की आमदनी बढ़ी है। मनरेगा, जल जीवन हरियाली, बाढ़ पूर्व तैयारी और सिंचाई जैसी अनेक परियोजनाओं के जरिए बड़े पैमाने पर लोगों को काम दिया जा रहा है। सिंचाई क्रांति की दिशा में किए गए कामों और भविष्य की योजनाओं पर हम लोग पिछले हफ्ते विस्तार से चर्चा कर चुके हैं। सिंचाई क्रांति के जरिए बिहार में नई हरित क्रांति लाने की माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी की परिकल्पना को मूर्त रूप देने में बहुत तेजी से काम चल रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कह दिया है, हर खेत को सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध करवाएंगे। उन्होंने आज तक जो भी कहा है उसे करके दिखाया है। हर खेत को सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध होने से नई हरित क्रांति यानी बिहार जैसे कृषि प्रधान राज्य में ज्यादा तरक्की, खुशहाली का मार्ग प्रशस्त होगा। बिहार की प्रगति और खुशहाली के लिए माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने दूरदृष्टि और जमीनी स्तर पर व्यापक बदलाव के लिए
उनके सतत संघर्ष के सकारात्मक परिणाम स्पष्ट तौर पर नजर आने लगे हैं। एक तरफ हर खेत को सिंचाई के लिए पानी क्रांति के जरिए बिहार में नई हरी क्रांति लाने की दिशा में काम चल रहा है, तो दूसरी तरफ औद्योगिक क्रांति के लिए जमीन तैयार कर ली गई है। बेहतर कानून व्यवस्था, शानदार सड़कें, बिजली की व्यवस्था, कुशल कामगारों की राज्य में मौजूदगी, उद्योगों के लिए सरकार की तरफ से अनेक सहूलियतों इत्यादि प्रयासों से संभव हो पाया है। इसी दिशा में एक बहुत बड़ा कदम उठाते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में प्रदेश सरकार ने बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति 2016 में संशोधन किया है। इससे बिहार के औद्योगिक क्रांति की माननीय मुख्यमंत्री जी की परिकल्पना को नई गति मिली है। बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति 216 में संशोधन का मुख्य उद्देश्य प्रदेश में निवेश को बढ़ावा देने के साथ साथ सभी कामगारों को रोजगार उपलब्ध कराना है। इस संशोधन के माध्यम से उन उद्योगों की प्राथमिकता दी जाएगी जिनमें ज्यादा कामगारों की जरूरत होगी, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार उपलब्ध हो सके। इस संशोधन के जरिए एक तरह से अब पूरी तरह मेक इन बिहार पर फोकस किया जाएगा। प्रदेश की औद्योगिक नीति मेक इन इंडिया के लिए भी मददगार साबित होगी। बिहार में उद्योग लगाने वाले को डीम्ड क्लियरेंस मिलेगा, यानी 30 दिनों के भीतर किसी विभाग से एनओसी नहीं दिया तो उसे स्वतः स्वीकृत मान लिया जाएगा। इस संशोधन के बाद कम से कम 50 लाख रुपए को निवेश या बिहार के 25 कामगारों को काम देने वाली इकाइयां ब्याज अनुदान, जीएसटी की प्रतिपूर्ति सहित अन्य लाभ ले सकेगी। कोरोना संकट के दौरान बिहार लौटने वाले कामगारों को यहीं पर रोजगार देने के लिए व्यवस्था की गई है। ऐसे कामगारों को रोजगार देने के लिए कंपनियों को विशेष प्रोत्साहन पैकेज का लाभ मिलेगा। बिहार देश का पहला राज्य है जहां औद्योगिक नीति में बदलाव करके इस तरह के उपाय किए गए हैं। अन्य राज्यों में बिहार से लौटने वाले कामगारों को उनकी कौशल दक्षता के अनुसार रोजगार को उपलब्ध कराया जाएगा। इस विशेष पैकेज का लाभ देने वाली कंपनियों को अपने कुल कामगारों में 20% अन्य राज्यों से बिहार वापस लौटने वालों को शामिल करना होगा। सामरिक निवेश परियोजनाओं के लिए बिहार में निवेश पर प्रोत्साहन पैकेज की व्यवस्था की गई है। इसमें से वे इकाइयां शामिल हैं जो प्लांट और मशीनरी में 500 करोड़ का निवेश करेगी या 500 कामगारों को रोजगार देगी। अब बिहार के लोग उपक्रमों के साथ बड़ी निजी कंपनियां साझेदारी में उद्योग लगा सकेंगे। ऐसी कंपनियों को ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार देना होगा। बिहार के लोग उपक्रम जिलों को गोद लेकर वहां क्लस्टर विकसित करेंगे जहां विनिर्माण संबंधी गतिविधियों को बढ़ावा दिया जाएगा। इन क्लस्टर्स में खाद्य सामग्री, परिधान निर्माण, पेपर ब्लॉक्स, बिजली वाले सीमेंट पोल्स, फर्नीचर निर्माण, हस्तकरघा उद्योग इत्यादि की देखरेख में जिला औद्योगिक नव प्रवर्धन योजना चलाई जाएगी। इस योजना के जरिए मुख्य इकाइयों को स्थापित करने के उद्देश्य से एक नव प्रवर्तन निधि उपलब्ध कराई जाएगी। इसके तहत सिलाई केंद्र, उपकरण, हस्तकरघा बुनाई केंद्र, बढ़ई गिरी केंद्र आदि खोले जाएंगे। दूसरे राज्यों से बिहार में औद्योगिक इकाइयां शिफ्ट करने वाले उद्यमियों को न केवल शिफ्टिंग खर्च बल्कि कच्चा माल लाने और तैयार माल को बाजार पहुंचाने में जो खर्च होगा उसका 80% सरकार देगी। माननीय मुख्यमंत्री जी की इस पहल से बिहार में निवेश के बड़े बड़े प्रस्ताव आने की संभावना है, क्योंकि यहाँ उद्योगों को अनेक रियायतें और प्रोत्साहन मिलने वाला है। बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति में संशोधन करके वेयर हाउस को प्राथमिकता क्षेत्र में शामिल किया गया है। इससे बिहार में वेयर हाउस की स्थापना के लिए केंद्र सरकार के लोक उपक्रमों के साथ साथ निजी क्षेत्र की बड़ी कंपनियां भी आएंगी। वेयर हाउस की स्थापना से सबसे अच्छा फायदा किसानों को होगा। किसानों को अपनी फसल जल्दीबाजी में नहीं बेचनी पड़ेगी। भंडारण की उचित व्यवस्था होने से उन्हें फसलों के अच्छे दाम मिलेंगे। इसके अलावा रोजगार के भी नए अवसर मिलेंगे। बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति में संशोधन के हो गई है। इस नीति को एक तरह से जल जीवन हरियाली अभियान से भी जोड़ दिया गया है, ताकि औद्योगिक विकास के साथ साथ प्रदूषण की रोकथाम के लिए प्रभावी कदम भी उठाया जा सके। इसी के तहत कृषि अवशेषों से औद्योगिक उत्पादन का रास्ता खोल दिया गया है। ऐसा होने से
पराली को खेतों में जलाने की प्रवृत्ति खत्म होगी, क्योंकि किसानों को इस अवशेष की कीमत मिलने लगेगी। इस अवशेष से इथेनॉल और बायो ईंधन बनाया जाएगा। उच्च प्राथमिकता श्रेणी में शामिल किया गया है। इससे बिहार में ई रिक्शा और ई ऑटो रिक्शा की निर्माण इकाइयां स्थापित हो सकेंगी। ई वाहनों के प्रयोग से वायु प्रदूषण में काफी कमी आएगी। इतना ही नहीं, ईंट भट्ठों से होने वाले प्रदूषण को रोकने के लिए सरकार नई नीति के तहत अब फ्लाई एक्स ब्रिक्स के निर्माण को प्रोत्साहित करेगी। इसे प्राथमिकता के क्षेत्र में शामिल किया गया है। लकड़ी से जुड़े उद्योगों को बढ़ावा दिया जाएगा, जिससे इस क्षेत्र में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोजगार उपलब्ध हो सकेगी। इससे किसानों की आमदनी में भी वृद्धि होगी। लकड़ी आधारित उद्योगों को प्राथमिकता सूची में शामिल किया गया है। इससे फर्नीचर, गृह निर्माण की वस्तुएं, पैकेजिंग, खेलकूद का सामान, कृषि सामग्री, कागज आदि का निर्माण शामिल है। बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति 216 संशोधन से ई रिक्शा निर्माण, इथेनॉल उत्पादन, दाल गेहूं आधारित उद्योग, टेक्सटाइल से जुड़े उद्योग, मसाला व जड़ी बूटी संस्करण संबंधी उद्योगों को मिलेगा, क्योंकि उनको उच्च प्राथमिकता वाले क्षेत्र में रखा गया है। इसके अलावा बिहार में वेयर हाउसिंग, हॉर्टिकल्चर उत्पाद, जूस, स्क्वैश की बॉटलिंग, टिश्यू कल्चर लैब, जनरेटर, ट्रांसफार्मर, विद्युत वितरण, वायरिंग व इसके उपकरण, धान भूसा आधारित मोटर गाड़ी, ट्रेलर, मोटर गाड़ी, बड़ी निर्माण, पावर वाहन निर्माण, खेलकूद सामग्री, दूरसंचार व रक्षा उपकरण, आभूषण, धातु व फैब्रिकेशन इत्यादि से जुड़े उद्योगों में भी भारी पूंजी निवेश होगा, क्योंकि इन सबको प्राथमिकता क्षेत्र में शामिल किया गया है। माननीय मुख्यमंत्री जी की बिहार लौटने वाले कामगारों को स्किल मैपिंग करवाई गई, जिससे यह पता चल सके उनमें कौन कौन से काम करने के हुनर हैं। बिहार में निवेश करने वाले उद्योगों के लिए स्किल मैपिंग वरदान साबित होने वाली है। इन उद्योगों को बहुत आसानी से कुशल कामगार मिल सकेगी। इन्हीं कुशल कामगारों ने देश में अनेक राज्यों और बड़े शहरों की आर्थिक उन्नति में बड़ा योगदान दिया है। अब ये सभी बिहार के औद्योगिक क्रांति में अपनी अहम भूमिका निभाएंगे। हमें यह बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में एक तरफ हर खेत को सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध कराकर सिंचाई क्रांति के जरिए नई हरित क्रांति लाने पर काम चल रहा है, दूसरी तरफ राज्य में बड़े औद्योगिक क्रांति का मार्ग प्रशस्त हो, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों को मिल सकेगा। मैं आप सबसे बिहार की प्रगति में अपना योगदान करने का आह्वान करता हूं। कोरोना महामारी ने तो व्यापार नीति, औद्योगिक नीति पर मैं चर्चा किया, और इस कोरोना के महाकाल में कह रहा हूं, जो हमारे चिकित्सकगण, अन्य चिकित्सा कर्मी और खास करके ग्रामीण स्वास्थ्य कर्मी जो कार्य कर रहे हैं, उन सबको चिकित्सा सेवा प्रकोष्ठ की तरफ से हार्दिक धन्यवाद देता हूं और ईश्वर से कामना करता हूं कि वे अपनी सेवा करते रहें, अपने परिवार अपना देखभाल करें और परिवार की देखभाल करें, समाज के लोगों की देखभाल करें। यहाँ मैं आप सबों से स्पष्ट करना चाहता हूँ, जो प्रश्न मुझसे बार बार पूछे जाते हैं, जब आपको बोल दिया गया है कि ग्रामीण चिकित्सा कर्मियों को आपको ट्रेनिंग दिया जा रहा है, और अभी फिर पुनः जो सर्टिफिकेट बचा हुआ था, सर्टिफिकेट बंटवाया जा रहा है, तो निरंतर प्रक्रिया चल रही है। और जब एक बार मुख्यमंत्री जी बोल देते हैं, बार बार ये बात कर रहा हूँ, जो बोल देते हैं उसको करते हैं। हाँ, वक्त अभी बहुत खराब चल रहा है। कोरोना महामारी के चलते पिछले 3.5 महीने से सरकार की जिम्मेवारी काफ़ी बढ़ गई है। सभी लोग कोरोना महामारी तो एक बाढ़ के चलते, कभी थंडर के चलते, ये सारी परेशानियां हैं, लेकिन आप लोगों की जो एक सरकारी व्यवस्था के अंतर्गत आपको जिम्मेवारी देने की बात है, उस पर चर्चाएं चल रही है और समय पर हो जाएगा, उसकी चिंता नहीं करें। ऐसी बात नहीं है जो मुख्यमंत्री जी हटने जा रहे हैं या अगला इलेक्शन में हट जाएंगे, ये चर्चा ये है उनके मन में, और ये काम होगा। सिर्फ आप लोग धैर्य से काम लें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः आप सब लोगों को धन्यवाद देता हूं, जो आप कोरोना महामारी में सरकार को पूर्ण रूप से सहयोग दें। ये
मानवता की सेवा है, इसमें अपना तन मन धन लगा के कार्य करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। नमस्कार, जय हिंद, जय बिहार।